हाँ जी, स्वागत है बच्चों आपका हमारी एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी का गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी, आपके में थ्योरी बेस दिया हुआ है। ठीक जी, उसमें जो दिए हुए हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जी जो आपके गैप हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये होते हैं जी आपके प्रिंसिपल्स विच इज accepted normally in country, और या कह सकते हैं ऑन वोट बेसिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर दियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, एफएसटी जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जो आपके देश में जिस भी कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ कुछ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो उनको किस आधार पे आपकी प्रेजेंटेशन करनी है, किस आधार पे चीज़ें शो करनी है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट आएगा ये आएगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। ठीक है जी, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, ये क्या होंगे और ये कैसे काम करते हैं। ठीक, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मेनली गैप को मेनली कहते हैं। एक तो आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी, एक आपके ओल्ड स्टैंडर्ड है, एक आपके हैं न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन्हें कहते हैं इंड एएस। ठीक है जी, एक है जी आपके एएस और एक है आपके इंड एएस। एक तो ये हो गया आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, उसके बाद आपके फॉर्म्स के हिसाब से, बिजनेस के फॉर्म्स के हिसाब से कुछ इंडिया में और रूल लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स रूल आपका हो गया, इनकम टैक्स रूल। ठीक है, 1961। ठीक, फिर हो गया आपका कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। फिर हो गया जी आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इनको समझा जाएगा हमारे इंडिया के हिसाब से जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनके आधार पे हम अपने फाइनेंशियल्स तैयार करेंगे। जो आप अपनी पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, आपने इन सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अकाउंटिंग स्टूडेंट ने क्या बोला है और साथ में रिलेवेंट एक्ट ने क्या बोला है। तो इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है जी, के दो भागों में बांटे गए हैं, क्या कहते हैं जी, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन। आता है अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल अजम्पशन। फंडामेंटल अजम्पशन इसका मतलब है जी, ये वो अजम्पशन है, ये फंडामेंटल मतलब आधारभूत, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इन्हें आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो बतानी पड़ती है कि आप फॉलो क्यों नहीं करने, वरना ये अज्यूम है जी, प्री अज्यूम है, मान ली जाती है। ये तो फंडामेंटल है कि जितनी भी 3 अजम्पशन लिखी है ये तो हर बिजनेस फॉलो कर रहा है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसे डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। इसमें जी अगर फॉलो कर रहे हो तो कुछ भी कोई डिस्क्लोजर नहीं करना। ठीक है जी, पूछ लेता है कि डिस्क्लोजर कब करना है। अगर फॉलो कर रहे हो तो डिस्क्लोजर करना नहीं, क्योंकि अज्यूम्ड है, ये फंडामेंटल है, ये मानी हुई है कि ये 3 तो हर बिजनेस में होगी। ठीक, अगर नहीं है तो फिर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे किसी वजह से फॉलो नहीं हो रही, तो आपने इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो नहीं हो रही तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपने इसको करना पड़ेगा डिस्क्लोज। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज विद फैक्ट्स एंड रीजन, विद फैक्ट्स एंड रीजन कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे इनको फॉलो। ठीक, तो वो 3 फंडामेंटल अजम्पशंस कौन सी है, गोइंग कंसर्न। पहली है जी गोइंग कंसर्न, इसका मतलब है बिजनेस विल कैरी फॉर फोरसेबल फ्यूचर। फोरसेबल का मतलब हो जहां तक दिखता है। अब कहां तक दिखता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद नहीं करना चाह रहे, आपने बिजनेस स्टार्ट इसलिए किया है सालों साल चलाए जाएंगे। इसका सिंपल मतलब है हम बिजनेस को ताला मारने के मूड में नहीं है, हम तो जब तक चला पाएंगे सालों साल चलाएंगे जी। ठीक है, तो इसे कहते हैं बिजनेस हमारा रन होगा एक फोरसेबल फ्यूचर में। ठीक है जी, तो इससे 2 चीज निकल जाती है, हमारा असेट और एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्या निकल जाता है इसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक निकल जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या निकल जाता है जी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो एक साल में बेनिफिट दे देगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो सालों से ऊपर, एक साल से ऊपर बेनिफिट देगा। जब आपको लग रहा है आपका बिजनेस सालों साल चलेगा, तो कहते हैं आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपके
खर्चे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको दो भागों में तोड़ लो। एक इन्वेस्टमेंट की तरह रख लो कि आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हो, ठीक, जो आप लंबे समय तक यूज करोगे। एक जो आप साल दर साल खर्च कर रहे हो उसे रिवेन्यू में रख लो, ठीक, क्योंकि आपका गोइंग कंसर्न ये बताता है कि आप बिजनेस बंद नहीं करना चाहते। आप जो मैंने जैसे ये बोर्ड लगाए हैं, सारी चीज लगाई, तो मैं कोचिंग पढ़ाना चाहता हूँ। अगर मुझे 3-4 महीनों में कोचिंग बंद करनी होती तो मैं इतनी सारी चीजें नहीं लगाता। तो ये इसको कहते हैं, आप इसको लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं। आपने जो पैसा लगाया है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। आपका अगर गोइंग कंसर्न फुलफिल हो रहा है तो आप इसे दो भागों में बांट सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आपका बिजनेस सालों से तो ऊपर ही चलेगा, ठीक, 1 साल से तो ऊपर ही चलना चाहिए जब भी बनता है आपका कौन सा असेट वाला कॉन्सेप्ट, वरना तो रह जाता है रिवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो इसमें फोर्सिबल कहने का मतलब कोई टाइम लिमिट तो नहीं दी, पर हमारा इरादा बिजनेस बंद करने का, ठीक है, चलाने का। फिर आपका आता है जी मेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो आप समझते ही हैं, लगातार एक जैसा, लगातार एक जैसा, ठीक है जी। आपने पढ़ने में कंसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब आपने बढ़िया पढ़ाई करनी चाहिए लगातार एक जैसी, ठीक है जी। तो कह रहे हैं आपने कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। क्या करनी है? कंसिस्टेंसी। जब आप पॉलिसी फॉलो करेंगे, जब आप कोई पॉलिसी फॉलो करेंगे तो आपने उसमें कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपने उसे लगातार फॉलो करना है। मान लो आपने डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए एसएलएम फॉलो किया, एसएलएम फॉलो किया, तो हमें मान के चलेंगे आप एसएलएम फॉलो करते रहेंगे, ठीक। दो मेथड होते हैं, एक एसएलएम हो गया, एक डब्ल्यूडीबी। आप एसएलएम फॉलो कर रहे हैं तो हम तो मान के चलेंगे कि आप एसएलएम फॉलो करते हैं। सर बदल नहीं सकते? हाँ जी बदल सकते हैं। जब आप बदलोगे तो अब आपने इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमारी कंसिस्टेंटी टूट गई है, हम पहले एसएलएम फॉलो कर रहे थे, अब डब्ल्यूडीबी पे जा रहे हैं, तो उसके लिए रीजन बताना पड़ेगा। एक तो ये होनी चाहिए फेवरेबल, ये जब चेंज हो सकती है जब बिजनेस के लिए हो फेवरेबल, और एक होनी चाहिए रिक्वायर्ड एज पर लो, रिक्वायर्ड एज पर लो। कोई भी चीज आप जब चेंज कर सकते हो, जब आपको लगे मोस्ट बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए करना ऐसा, तब आप डिपार्च कर सकते हो। और दूसरा क्या है जी, लो के द्वारा रिक्वायर्ड है। तो आप ना ये मान के चलते हैं, जूम करते हैं, एक बार किसी ने एसएलएम लगा लिया तो वो एसएलएम ही लगाता रहेगा अपनी एसेट के डेप्रेशन के लिए, डब्ल्यूडीबी पे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो दो बातों का ध्यान रखेगा, एक तो फेवरेबल होना चाहिए इस मेथड पे जाना, एक है रिक्वायर्ड बाय लो हो, ठीक है। तो आपने इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि जब हमारी कंसिस्टेंसी जो आप मान के चल रहे थे हम एसएलएम फॉलो कर रहे हैं वो टूट गई है, अब नहीं कर रहे, ठीक, अब हम डब्ल्यूडीबी पे शिफ्ट हो गए, तो हमें इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर हम एसएलएम ही फॉलो करते हैं तो मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में बोला था इन फंडामेंटल एजम्पशन को मान लिया जाता है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मत बताओ, हम मान के चल रहे हैं आप फॉलो कर रहे, नहीं कर रहे तो आप अगर कोई वायलेशन हो गया तो उसने डिस्क्लोज कर देना, ठीक। थर्ड बात है जी आपकी एक्रूवल। नॉर्मली हमारा समझा जाता है एक्रूवल बेसिस। कौन सा समझा जाता है? एक्रूवल बेसिस। कि बिजनेस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं? एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं जी, ठीक। इसमें पेड और रिसीव्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पेड और रिसीव्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जी, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर 4 की रिकॉर्ड करके दी जो क्लास कैश बेसिस और आपका एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल को बहुत तरीके से बताया है, ठीक। वहां से भी देखोगे यहाँ से भी देखोगे, आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। वहीं मैंने मैचिंग भी बताया, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ एक्रूवल बेसिस पे पेड और रिसीव्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ तो रिसीव, यहाँ तो कॉन्सेप्ट है जी अकर्ड का। किसका? अकर्ड का। आपने जी सर्विस रेंडर कर दी तो आप राइट टू रिसीव बना देते हैं, वो आपकी इनकम। आपने कोई सर्विस किसी इंसान की ले ली जी, ठीक जी, तो आप ओब्लाइज हो जाते हैं उस इंसान को पे करने के लिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपके लिए उसी दिन इनकम या एक्सपेंस। मान लो आपने कोई परचेज की, आपने परचेज की, परचेज किया आपने 1 जनवरी को, 1 जैन को 5 लाख की, ठीक है जी। आपने ये पेड किया, पेड किया जी 31 जैन को, पेड किया 31 जैन को 5 लाख रुपीज, ठीक है जी। तो ये कहते हैं अक्रूवल बेसिस पे ये रिकॉर्ड होगा 1 जनवरी को। कब रिकॉर्डिंग होगी इसकी? 1 जनवरी को। हम तो मार लेंगे ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को ही हो गया, चाहे आपने पे किया ना किया हो। तो ये कैश बेसिस को इग्नोर करता है अक्रूवल, सीधा कहता है जैसे ट्रांजेक्शन आपका एक हो गया, जिस दिन भी आपका ट्रांजेक्शन घटना घट गई, ठीक जी, जिस दिन भी एक्सचेंज हो गया, ठीक, हमें पेड से और रिसीव से मतलब नहीं है, जिस दिन आपका एक्सचेंज हो गया या कोई इवेंट हो गया आप उस दिन इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है जी। तो ये कहता है आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक। दूसरी बात हम करते हैं, कंसिस्टेंसी हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, एक्रूवल है गया जी, हमारी बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस तो होंगी, ठीक है, हमारे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो हो गए। अब अदर कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है जी? इसमें है कि जी कंजर्वेटिज्म, इसी को कहते हैं प्रूडेंस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब ये क्या कहता है? दो बात कहता है, जो फ्यूचर के लॉसेज हैं, जो फ्यूचर की बात करता है, जो फ्यूचर के लॉसेज हैं और जो फ्यूचर के फेवरेबल चीज है, फ्यूचर फेवरेबल यानी कि कोई इनकम, ठीक है जी। ये लॉसेज यानी कि अनफेवरेबल कहते हैं जी। अगर कोई अनफेवरेबल बात है, ठीक, अनफेवरेबल बात है, किसी चीज का डर लग रहा है, ठीक जी, कोई नुकसान होने की संभावना है,
कोई एस्टिमेशन लग रहा है कि भाई हमारे डेटर डूब जाएंगे, ठीक, हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वो हमें उसमें पैसे चुकाने पड़ेंगे, अगर ऐसी कोई अनफेवरेबल बात लग रही है, ठीक, तो कहते हैं उसको अभी से प्रोवाइड कर लो, फ्यूचर के लॉस को अभी से लॉस माने, फ्यूचर का लॉस अभी का लॉस, फ्यूचर का जो लॉस है उसे अभी का लॉस मान के क्या कर लो, प्रोविजन बनाओ। क्या बनाओ जी, प्रोविजन। अपने पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अभी कम कर दो, अब इसमें से क्या निकाल लो, प्रोविजन, जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस आज ही रिकॉर्ड करो, ठीक है, जितने भी एंटीसिपेटेड आपके लॉसेस है फ्यूचर में उन्हें आज ही रिकॉर्ड करो। पर अगर कोई इनकम है, कोई इनकम है फ्यूचर में रिसीव होने की संभावना, उसे भूल जाओ, इनकम को जब हो जाए, जब रिसीव तब करना, जब आपको लगे कि वो रिसीवेबल है, ठीक जी, तब कर लेना। लेकिन ये कह रहे हैं अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने की संभावना है या लॉसेस होने की संभावना है, उसे तो जी आज ही, फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस को तो आज ही कर लो रिकॉर्ड, ठीक है जी, ये कहता है इस तरह की चीज। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें कोई ज्यादा एक्सिस प्रोविजन बना सकता है, ठीक है जी, वो कह रहा है आपकी बुक में भी ऐसी लाइन दी है, एक्सिस प्रोविजन बन जाता है इससे, तो हो सकता है कभी कभी हमारा जो पीएनएल अकाउंट हो वो सही से क्या ना दे, सही से एक फेयर प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि प्रोविजन हो सकता है डाटा का कम ज्यादा हो जाए, किसी और चीज का प्रोविजन कम ज्यादा आ जाए, ठीक। तो एक वर्ड दिया है आपकी बुक में कि वो सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकता है कहीं ना कहीं, ठीक, यानी कि आपके एक्सपेंस अंडर ओवर स्टेट हो सकते हैं, आपके एक्सपेंस ज्यादा हो सकते हैं जिससे आपके प्रॉफिट कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक सीक्रेट रिजर्व की तरह क्रिएट कर देता है, ठीक। तो ऐसी एक बात दी हुई है। पर इसका जो प्रूडेंस का मेन गेम है, प्रूडेंस का वायलेशन माना जाएगा अगर आपने किसी फ्यूचर इनकम को, वायलेशन मतलब तोड़ना, अगर फ्यूचर इनकम को आपने रिकॉर्ड कर दिया बुक में, तो पूछ लेगा कोई फ्यूचर इनकम लग रही थी हमें, अभी तक हुई नहीं है, उस पर अधिकार नहीं बना हमारा, ठीक, तो वो कोई इनकम लग रही थी हमने रिकॉर्ड कर दिया आज ही, तो ये किसका वायलेशन है, प्रूडेंस का। आपने अगर कोई लॉसेस को, आने वाले फ्यूचर लॉसेस को कोई आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो ये किसका वायलेशन है, ये वायलेशन है आपके प्रूडेंस का, ठीक है जी। लॉस को प्रोवाइड करना है पर इनकम को छोड़ देना है, गेन्स, इनकम एंड गेन्स को छोड़ देना है, क्लियर, नोट क्लियर, ठीक है जी। उसके बाद आता आपका जो अगला आता है मैटरलिटी कॉन्सेप्ट। मैटरलिटी कॉन्सेप्ट है वो हर चीज बताओ जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करे, यूजर डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो जी, जिससे भी यूजर की डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो वो सारी बात बताओ। कोई फायर अक्कर होगी जी बिजनेस में, मान लो 5 लाख रुपए की कोई एसेट चल गई जी, 5 लाख की सारी एसेट ही 10 लाख की थी, पूरा का पूरा बिजनेस का दामोदर आ गया, 50% लॉस हो गया, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं थी। अब तो जी आप बताओ, पहले तो गोइंग कंसर्न के बारे में बता दो, गोइंग कंसर्न चलेगा नहीं चलेगा, आपका बिजनेस चलने लायक है नहीं है, अगर है तो भाई इसके बारे में कम से कम मैटेरियल फैक्ट है, ये मैटेरियल फैक्ट है, बिजनेस का यूजर, जो आपके फाइनेंशियल यूजर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई गवर्नमेंट है, कोई बैंक लोन किसी ने दिया हुआ है, आपके सप्लायर्स है, इन सबको जानना है आपके बारे में, तो ये चीजें छुपानी नहीं है, ये मैटेरियल फैक्ट है, इसको बता के चलो, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेंगे। क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला तो हो सकता था किसी इंसान को डर लगे भाई बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो हो सकता था वो आपको पैसे नहीं देता, हो सकता था वो आपको लोन नहीं देता। तो ऐसे मैटेरियल फैक्ट जिसका बाद में जाके डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है यूजर के, उन्हें सब मैटेरियल फैक्ट समझो और उन्हें फुल डिस्क्लोज करो। उन्हें क्या करो जी, फुल डिस्क्लोज करो, उनके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन नीचे भी दो, ठीक, उनका इम्पैक्ट तो डालो किसमें, बैलेंस शीट में, ठीक, उसके नोट्स में जाके एक्सप्लेनेशन भी दे दो कि भाई इस तरह से ये रीजन इस तरह का हुआ है, ठीक है। तो हर मैटेरियल फैक्टर को हमें, जो इतने मैटेरियल फैक्ट है सारे फुल डिस्क्लोज करने हैं, कहता है मेटलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। इसी से जुड़ जाता है कौन सा, आपका फुल डिस्क्लोजर, जो भी आपको चीज लगती है इस तरह की डिस्क्लोज कर दी है जिससे यूजर की डिसीजन मेकिंग चेंज हो रही है, वो आपने डिस्क्लोज करनी है, ठीक है जी। इसके बाद जो मेन आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने क्या करना है जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना, मिलान करना है जी, करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर की इनकम को करना है करंट ईयर के एक्सपेंस से, करंट ईयर के एक्सपेंस से, करंट ईयर की इनकम को मैच करा दो करंट ईयर के एक्सपेंस से, ठीक, चाहे वो पेड हो चाहे नॉट पेड हो जी, ठीक है जी। सारे एक्सपेंस लो, चाहे पेड हो चाहे नॉट पेड हो। इनकम जी चाहे रिसीव्ड हो, इनकम रिसीव्ड भी लो, प्लस एक्रूड भी लो, क्या जी, एक्रूड भी लो, और उससे हटा दो कोई भी अपना प्रीपेड जो आपने अगले साल के लिए प्रीपेड किया है, करंट ईयर इसी साल के लिए बताओ, प्रीपेड हटा दो, आउटस्टैंडिंग जोड़ दो, ठीक जी, और एक्रूड जोड़ दो, अनएक्रूड हटा दो। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे ही आपका प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इस तरह से बनता है जी, ठीक। मैचिंग कॉन्सेप्ट से जब इनकम और एक्सपेंस बनाने लगते हैं करंट ईयर का, तो आपका आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है, प्रीपेड हट जाता है, इधर एक्रूड जुड़ जाता है और अनएक्रूड हट जाता है एडवांस वाला। तो ये जी आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट काम करवाता है इसका, ठीक। उसके बाद जो आपका है जी, ठीक जी, उसके बाद आपका है जी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है जी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक जी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब है असेट के बारे में, किसके,
असेट अदर देन ट्रेडेड, कौन सी, अदर देन स्टॉक, अदर देन स्टॉक, स्टॉक को छोड़ के जो भी आपने असेट खरीदी हुई है उसे दिखाओ बुक वैल्यू पे, किस पे, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है कोस्ट माइनस डेप, कोस्ट माइनस डेप, उसे दिखाओ बुक वैल्यू पे, ठीक, उसे मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाना। कौन सा कंसेप्ट कहता है, आपकी जो असेट ट्रेड नहीं हो रही, स्टॉक आपका ट्रेड होता है, उसे छोड़ के जो असेट रखी है उसे मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाना, बेच नहीं रहे हो, ठीक, उसे दिखाओ कोस्ट माइनस डेप पे, यानी कि उसे दिखाओ बुक वैल्यू पे, या दिखाओ दूसरी भाषा में कोस्ट पे, ठीक है, या इनिशियल कोस्ट भी कहता है, या हिस्टोरिकल कोस्ट, क्या कहता है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कोस्ट, ठीक है जी, हिस्टोरिकल कोस्ट, लेकिन उसे कहीं पे मत दिखाओ, मार्केट वैल्यू पे, लेकिन स्टॉक पे ये नियम नहीं लगता, स्टॉक पे लगता है AS2, साथ में AS2 लगता है, ठीक है जी, उसमें कहता है NRV एंड कोस्ट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, आपके लिए NRV यहाँ एक तरह से है मार्केट वैल्यू, क्या है जी, मार्केट वैल्यू, कहता है स्टॉक को आप तो बेचने बैठे हो तो उसको दिखाओ कोस्ट वर्सेस NRV को, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आपको मार्केट में मिल सकती है उस स्टॉक की और जितने पे वो खरीदा है, ठीक, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, मान लो जी आपकी कोस्ट है, आपने खरीदा था 10,000 का, अभी NRV जो हो रही है मार्केट वैल्यू उसकी वो हो रही है 8,000, तो अभी से दिख रहा है जी 2,000 का लॉस, इसमें तो 2,000 का बेचोगे, इसे तो यूज थोड़ी करोगे, तो इस पे तो ये मैटर करता है जी, इस पे तो NRV मैटर करती है, तो इसको दिखाना है NRV एंड कोस्ट विच एवरेज लोअर, 10,000 और 8,000 में कौन सा लोअर है, 8,000, तो किस पे दिखाया जाएगा, 8,000 पे, लेकिन ये स्टॉक के अलावा कोई भी एसेट होती तो मुझे मार्केट वैल्यू इग्नोर कर देता, तो मैं उसे 10,000 पे दिखाता, ठीक है जी, ये आपका हो गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और NRV कॉन्सेप्ट भी हो गया साथ में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक, फिर आपका आता है जी डुअल कॉन्सेप्ट, क्या आता है जी, डुअल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता जी, एक डेबिट के बदले दूसरा क्रेडिट, वही जी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, उसी से बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन, आपका असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है जी, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फिर आपका आता है जी वेरीफेबल ऑब्जेक्ट, वेरीफेबल ऑब्जेक्ट कहता है जो भी रिकॉर्ड करे, ये पूछ लेता है बार बार, कई बार पूछ लेता है वेरीफेबल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है जो भी आपने रिकॉर्ड किया है ट्रांजेक्शन, जो भी आपने ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स किए हैं, जो भी आपने कोई अपनी चीजें रिकॉर्ड की है वो एविडेंस्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एविडेंस्ड, क्या होनी चाहिए, एविडेंस, जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है वो एविडेंस हो, वो वेरीफाई हो सकता हो, ठीक है, कोई एसेट बता रहे हो कि ये मेरी है तो उसका टाइटल मतलब टाइटल डीड का मतलब आपके नाम में ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है जी, कोई आपने एसेट शो की है, असेट बताई बैलेंस शीट में 10 लाख की, तो उसका क्या होना चाहिए, ओनरशिप के कागज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, क्या होने चाहिए जी, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, तभी उससे वेरीफाई हो पाएगा एविडेंस से कि ये आपकी क्या है, असेट है, ठीक जी, डुअल कॉन्सेप्ट हो गया, वेरीफेबल हो गया। फिर आता है एक जी पीरियड प्रिंसिपल, क्या आता है, पीरियड प्रिंसिपल, कुछ नहीं कहता जी, आप कहते हो आपकी जो लाइफ है बिजनेस की वो सालों साल चलेगी, सालों साल चलेगी, तो अकाउंटिंग तो हमें छोटे छोटे रूप में करनी पड़ेगी, आप 50 साल बिजनेस चलाना चाहते हैं, थोड़ी ना 50 साल बाद ही बताएंगे यूजर को क्या कमाया क्या खोया, तो कहते हैं ना जो आपकी लाइफ है, जो आपकी लाइफ है बिजनेस की, जो बिजनेस की लाइफ है उसे टुकड़ों में तोड़ दो, किसमें तोड़ दो, टुकड़ों में, ठीक, उसे 12-12 मंथ के टुकड़ों में तोड़ दो, किसमें तोड़ दो, 12 मंथ के पीरियड में, आप एक 12 मंथ के पीरियड में तोड़ दो इसे, और इसे इसको मान लो फाइनेंशियल ईयर, क्या मान लो, फाइनेंशियल ईयर, तो टुकड़ों में तोड़ के अपनी पूरी लाइफ को 12-12 महीने में अकाउंटिंग दिखाओ, इसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है जी। उसके बाद आपका आते हैं जी एक, फिर उसके बाद आपका जो मेन है जी, मेन आता है बिजनेस एंटिटी, ये भी पूछ लेता है, ये तो कई बार हम पढ़ चुके हैं पहले दूसरे चैप्टरों में भी, बिजनेस एंटिटी का मतलब है बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ठीक है जी, बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस ओनर, ओनर अलग, जो भी कैपिटल का रिकॉर्ड है और ड्राइंग का रिकॉर्ड है, कैपिटल रिकॉर्ड और ड्राइंग्स रिकॉर्ड, ये उसी कॉन्सेप्ट की वजह से होते हैं, जितने भी हम कैपिटल के रिकॉर्ड और ड्राइंग के रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस में, ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, ये दोनों को अलग अलग मानता है, इसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर इसके बाद जो आपका आता है जी, इसके बाद आपका आता है मनी मेजरमेंट, ये भी हमारा पहले ही हो चुका है चैप्टर 1-2 के साथ साथ, मनी मेजरमेंट, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जो कैसे हो, फाइनेंशियल इन नेचर के, किसके जी, फाइनेंशियल इन नेचर, जिन्हें किसके टर्म में कह सको, मनी के टर्म में, किसके टर्म में, मनी के टर्म में, ठीक है जी, कोई लॉयल्टी रिकॉर्ड मत करना, ठीक है जी, कोई ऑनेस्टी रिकॉर्ड मत करना, ठीक, कोई स्किल रिकॉर्ड नहीं होनी, ठीक है जी, आपने रिकॉर्ड होने हैं पेमेंट, आपने रिकॉर्ड होने हैं इनकम,
आपने रिकॉर्ड होनी है असेट, आपने रिकॉर्ड होनी है लाइबिलिटी, आपने पैसा रिकॉर्ड करना है, रुपया की फॉर्म में लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट, रुपया की फॉर्म में डेबिट एंड क्रेडिट लिखना है। आपने यहाँ कोई स्किल और बाकी चीजें नहीं निकली, ये था आपका मनी मेजरमेंट। ठीक है जी। फिर आपका एक छोटा सा दिया है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू माने आपकी जो इनकम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ठीक है। आप उसे रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड, रिकॉग्नाइज वही एक्रूवल भी से सपोर्ट करता है। रिकॉग्नाइज कब कर दोगे आप, जब आपका बने राइट टू रिसीव, क्या बन जाए, राइट टू रिसीव। क्या कहता है, राइट टू रिसीव। ये बात तो मैंने चैप्टर 4 में पहले भी आपसे की हुई है। राइट टू रिसीव का मतलब है मेरा राइट बन गया। मान लो मैंने 27 को सेल करी, 27 जैन को सेल कर दी। ठीक है जी, मैंने रेंडर कर दी 5 लाख रुपए की, सामान भेज दिया। अब मैं सेल को 27 तारीख को रिकॉर्ड कर लूंगा। मान लो उसने दिए मुझे 3 मार्च को पैसे, कब दिए, 3 मार्च को पैसे दिए। मैं तो 27 जैन को रिकॉर्ड कर लूँगा क्योंकि मैंने अपना काम निपटा दिया, मेरा राइट टू रिसीव बन गया, मैंने सेल कर दी। तो मैं सेल को इनकम रिकॉर्ड करूँगा, 27 जैन को चढ़ जाएगी मेरे किताबों में। किसके लिए, इनकम के लिए। किसके लिए, इनकम के लिए। 3 मार्च को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 3 मार्च का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि वेदर पेड और नॉट पेड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये रिवेन्यू रिकॉग्निशन किसके लिए, रिवेन्यू के लिए। जब आप इनकम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो आपको ये वाला प्रिंसिपल सपोर्ट करेगा, रिवेन्यू रिकॉग्निशन वाला। ठीक है जी, ये आपकी किताबों में दिए हुए जो प्रिंसिपल थे वो मैंने वन शॉट में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी, इनसे आपका काफी हद तक पूछ लेता है। ठीक, कंजर्वेटिज्म में काफी क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वायलेशन वगैरह पूछ लेता हो, स्टॉक को मिला के भी पूछ लेता है। ठीक है, एक मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक, इनके बारे में नोट्स पूछ लेता है तो डायरेक्ट, ठीक, या फिर क्वेश्चन दे देता है वायलेटेड कौन सा हुआ है, तो आपने फॉलो क्या करना था पहले वो देख लेना, फिर वो फॉलो नहीं किया तो उसे कहते हैं वायलेशन। ठीक है जी, इतना ही आपसे पूछता है। इसके और क्वेश्चन थोड़े से रीड जरूर कर लेना जो आपकी बुक में दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बने रहिए चैनल से। ये आपके लिए मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दिया, बीआरएस की क्लास भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने आपके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट भी डाल दिए। ठीक, मैं आपका जल्दी से सोच रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए, हाफ ईयरली वाला पोर्शन। ये कुछ बच्चों के तो एग्जाम हो भी चुके हैं, कुछ ही के बच्चों को इक्का दुक्का, तो मैं अपना वो एनुअल वाला कॉन्सेप्ट डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।